हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज एचआईवी एड्स। इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एचआईवी एड्स के साइकिल, उसके फेजेस, उसका रिस्क फैक्टर्स, कॉजेटिव एजेंट, उसका वायरस एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसके अलावा हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तक डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट। हम कैसे मैनेज करेंगे एचआईवी एड्स को। एज यू नो कि अभी तक एचआईवी एड्स के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीनेशन प्रेजेंट नहीं है, बट अपडेट होते 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 हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आ चुकी है, जिसकी हेल्प से हम एचआईवी के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को जिनको एचआईवी हो चुका है उनके ट्रांसमिशन में प्रिवेंशन मिलेगा। मतलब वो दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे उतने इजीली जितने इजीली हो रहा था। और इसके अलावा एडवांसमेंट, एचआईवी के वायरस का जो एडवांसमेंट है उसमें भी हमने कुछ हद तक डिक्रीज किया है। उसके एडवांसमेंट को, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने की हेल्प की है। ओके, सो जो ये है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, तो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, रेट्रोवायरल मीन्स होता है एचआईवी का वायरस, जो कि रेट्रोवायरस हमने पढ़ा था इससे पहले कि वो रेट्रोवायरस है क्योंकि वो कुछ अपोजिट एक्टिविटी करता है एज कंपेयर टू द अदर वायरसेस। दूसरे वायरसेस के कंपैरिजन में ये वायरस कुछ अपोजिट एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक थेरेपी है जो कि मेनली रेट्रोवायरल के लिए है, रेट्रोवायरस के लिए है। सो इसके हेल्प से क्या हो रहा है, इसकी हेल्प से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटेक्शन मिल रहा है, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वायरस क्या कर रहा था, आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट बना रहा था। इसके अलावा प्रिवेंशन मिल रहा है। ठीक, एचआईवी एड्स की जो स्टेजेस हैं वो स्लोली स्लोली बढ़ रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एड्स है वो लास्ट स्टेज होती है एचआईवी एड्स के, पूरे मतलब पूरे एचआईवी के इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज हमारी एड्स होती है। तो इसके अलावा ये क्या करता है कि एचआईवी जो ये वायरस है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करता है, उसके सेपरेशन को भी डिक्रीज करता है और उसके स्ट्रेन का फॉर्मेशन भी प्रिवेंट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचआईवी अपने आप को 3 स्ट्रक्चर में चेंज करता है वायरस, और इसी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट जल्दी नहीं कर पाता है और वो हमें हार्म कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इसको कई हद तक हम रीड कर चुके हैं और हम एचआईवी के प्रिवेंशन के बेसिस पे या मैनेजमेंट के बेसिस पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ही यूज करते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट हम सिम्टोमेटिक भी करते हैं कि मान लीजिए डायरिया हो रहा है तो डायरिया के सिम्टम के लिए हमने दे दिया, मेडिकेशन कर दिया, या फीवर आ रहा है तो उसके लिए मेडिकेशन हमने दे दिया। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी हम देते हैं। तो मेनली हमारा एंटीवायरल थेरेपी है। चलिए देख लेते हैं कि एंटीवायरल थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स जो है हमारी वो डिवाइड हैं 3 क्लासेस में। क्लास ए है हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, क्लास बी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड क्लास सी है हमारा प्रोटेज इनहिबिटर। ये क्लासेस जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं हमारे एंजाइम के बेसिस पे। जो एंजाइम यूज किया जा रहा था बाय एचआईवी, मतलब वायरस के थ्रू जो एंजाइम्स यूज किया जा रहा था हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करने के लिए, उन एंजाइम के बेसिस पे ही हमने ड्रग्स डिसाइड किए हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मेनली ट्रांसक्रिप्टेज जो उसका एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। दूसरा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो हमारे इस, अगर जैसे कि इस एंजाइम का यूज हो गया है तो उस एंजाइम के इफेक्ट को कम करने के लिए किया जा रहा है। और प्रोटीएज इनहिबिटर की जो ड्रग्स हैं वो प्रोटीएज एंजाइम के इफेक्ट को कम करने के लिए किया जा रहा है। इन तीनों एंजाइम का मैं फंक्शन आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर रहा था कि आरएनए को डीएनए में चेंज करा रहा था। मतलब वायरस के पास जो उसका आरएनए था वो हमारे डीएनए से मैच कराने का हेल्प कौन कर रहा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम कर रहा था। ठीक है, तो इस चीज को ये वाली ड्रग्स रोकती हैं। फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या कर रहा है कि अगर वो कन्वर्ट हो भी गया है तो उसके असर को, इफेक्ट को कम कर रहा है। मतलब आरएनए ने अपने आप को डीएनए ने बदल भी दिया तो उसके असर को वो कम कर रहा है। ठीक है, फिर आता है प्रोटेज इनहिबिटर। तो जब प्रोटेज इनहिबिटर ड्रग्स हम मतलब किस लिए दी जा रही है, जो प्रोटेज एंजाइम था वो क्या कर रहा था कि इमेच्योर वायरसेस को मैच्योर वायरसेस में कन्वर्ट कर रहा था। आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ड्रग्स आपको लर्न करने होंगे। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई अनदर ऑप्शन है कि आप इस ड्रग्स को लर्न कर सकते हो। सो मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स डाला है जिससे कि मे बी आपको अगर समझ में आए तो आप ये मेरा आइडिया फॉलो कर सकते हो, मे बी आपको लर्न भी हो जाए। तो कैसे लर्न करना है, तो इसे एक सॉन्ग की तरह हम लर्न कर सकते हैं, जैसे ज़ाइडोवुडिन ज़ाइडोवुडिन डाइडानोसिन। मतलब ये दो को मैंने कंबाइन किया है, ज़ाइडोवुडिन ज़ाइडोवुडिन डाइडानोसिन, ज़ालसिटाबिन ज़ालसिटाबिन स्टावुडिन, लैमिवुडिन लैमिवुडिन नेविरापिन, डेलाविरडिन डेलाविरडिन इंडिनावीर, राइटोनाविर राइटोनाविर निल्फिनावीर, निल्फिनाविर निल्फिनाविर साइक्यूनावीर। अगर आप ये सॉन्ग लर्न कर लोगे तो आपको मे बी ये ड्रग्स लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए अब इन ड्रग्स का जो भी यूसेज है वो पढ़ लेते हैं। इन ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं एक बार। ज़ाइडोव्यूडिन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी और सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस मानी जाती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की क्लास में। मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अगर क्लास के लिए कोई सबसे अच्छी ड्रग मानी जाएगी तो वो ज़ाइडोवुडिन होगी। तो ज़ाइडोवुडिन अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या करती है, इनहेबिट करती है कन्वर्जन ऑफ द वायरल आरएनए इनटू डीएनए को। तो जो वायरस अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा था और हमारे डीएनए से जाकर के मैच करा रहा था, तो इस एक्टिविटी को ज़ाइडोवुडिन डिक्रीज करती है। तो अब आप सोच लो, अगर आरएनए अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, वायरल आरएनए अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो हमारे डीएनए पे अटैक नहीं कर पाएगा। समझ गए? इसलिए ज़ाइडोवुडिन सबसे अच्छी ड्रग मानी जाती है। अल्टीमेटली इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप मेकिंग द कॉपीज ऑफ द इन्फेक्टेड आरएनए। तो सिंपल सी चीज है कि अल्टीमेटली इसका गोल क्या है कि ये आरएनए को चेंज होने ही नहीं दे रही है डीएनए में, और हमारे डीएनए को इंजर्ड नहीं होने दे रही है। ऐसा कर रही है ये हमारी ड्रग। दूसरी है डाइडानोसिन। तो जो ये डाइडानोसिन है इसका क्या इफेक्ट है, ये डिक्रीज करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के रिएक्शन को। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या था कि वो आरएनए को डीएनए में चेंज करा रहा है। ठीक, तो ज़ाइडोवुडिन तो चेंज करने ही नहीं दे रही है, लेकिन डाइडानोसिन क्या कर रही है कि अगर चेंज हो भी जा रहा है तो जो उसका इफेक्ट था, जितनी तेजी से चेंज होना चाहिए था, जितना असर दिखाना चाहिए था, उतनी तेजी से वो चेंज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ैलसिटाबिन। तो ज़ैलसिटाबिन भी क्या कर रही है, ये प्रिवेंट कर रही है फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट डीएनए को। मतलब होस्ट डीएनए कौन है, हमारा डीएनए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के डीएनए को इन्फेक्टेड होने से बचा रही है। मतलब कम से कम डीएनए को इन्फेक्ट होने से बचा रही है, मतलब कम से कम डीएनए हमारा इन्फेक्ट हो रहा है। इसके अलावा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी डिक्रीज करती है, उसका इफेक्ट भी ये डिक्रीज करती है, दोनों काम करती है। नेक्स्ट है आपका सिटावुडिन। तो ये सिटावुडिन जो है इसका सेम फंक्शन है, ज़ालसिटाबिन और सिटावुडिन दोनों का सेम फंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका लेमिवुडिन। लेमिवुडिन का भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो इफेक्ट है उसको वीक कर रही है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास ए का सबसे अच्छा ड्रग ज़ाइडोवुडिन क्यों माना गया है, क्योंकि वो डीएनए आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होने ही नहीं दे रहा है, मतलब कम से कम कन्वर्ट होने दे रहा है। इसी वजह से ज़ाइडोवुडिन इन सब में से सबसे अच्छी ड्रग मानी गई है। ओके, नेक्स्ट क्लास है आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसकी पहली ड्रग है नेविरापिन।
ये क्या कर रही है, ये मेनली स्पेशल फंक्शन करती है। इसका काम है, ये प्रिवेंट करती है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी। ठीक है, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसको एचआईवी है तो उस वायरस को बेबी तक जाने से प्रिवेंट करती है नीविरापिन। ठीक है, तो ये नीविरापिन हम नॉर्मली नहीं देते हैं, उन्हीं पेशेंट को देते हैं, जो उन्हीं मदर्स को देते हैं जो प्रेग्नेंट है और एचआईवी जिनको है। नेक्स्ट है आपकी डेलावेरडीन। तो डेलावेरडीन क्या कर रही है, ये प्रिवेंट कर रही है डिसरप्शन ऑफ द एंजाइम को। लाइक जो एंजाइम यूज किया जा रहा है, उस जिस साइट पे एंजाइम यूज किया जा रहा है उस साइट को डिस्टर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि ये वाला एंजाइम इस वाले जगह पे यूज होने वाला है, और जैसे ही ये एंजाइम इस जगह पर आकर के यूज हो जाएगा, अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे सेल्स को। तो इस एंजाइम को इस जगह पे अटैच होने से प्रिवेंट कर रहा है हमारा डेलावेरडीन, यानी कि साइट ऑफ अटैचमेंट को ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम अपने साइट पे अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहा है और अच्छे से अपना असर नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटेज इनहिबिटर्स। तो मैंने आपको बताया था प्रोटेज इनहिबिटर का मेन फंक्शन क्या है। ये मेनली क्या करता है, वायरस को मेच्योर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं, यहां पे देख लो, देखो सारा फंक्शन हो चुका था। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हुआ था, जिसमें हमारा आरएनए डीएनए में बदल गया था, वायरस का आरएनए डीएनए में बदल गया था, फिर वो सेल के अंदर एंटर हो गया था। एंटर होने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद हमारे डीएनए के साथ जाकर के अटैच हो गया था। और डीएनए के साथ अटैच होने का मतलब ये है कि अब जब ये सेल डिवाइड होगा और बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, तो ये इन्फेक्टेड कॉपीज बनाएगा, ये वायरस की कॉपीज बनाएगा, ना कि नॉर्मल सेल्स की कॉपीज बनाएगा। अब यहाँ पे कॉपीज बन रही थी, कॉपीज बनने के बाद लास्ट हमारा जो एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम, वो उन कॉपी को मैच्योर करता है, यानी कि जो कॉपीज वायरस की बन रही थी वो इमेच्योर बन रही थी। लास्ट का जो एंजाइम है प्रोटेज एंजाइम, ये इन इमेच्योर वायरसेस को मैच्योर करा देता है। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट की जो 4 ड्रग्स हैं, ये प्रोटेज एंजाइम का जो असर है उसको डिक्रीज करके रखती है। फर्स्ट है आपकी इंडाइनावीर। तो इंडाइनावीर का फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करता है और डिसरप्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। जितना एक्टिव एंजाइम अप्लाई होना चाहिए उतना एक्टिवली एंजाइम अप्लाई नहीं हो पाता है, ये इसका फंक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर आपका आता है रेटिनोनावीर। तो रेटिनोनावीर क्या कर रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोटेज एंजाइम को बाइंड कर रहा है। बाइंड करने का मतलब ये है कि प्रोटीन एंजाइम को ये डायरेक्टली रोक ले रहा है, जिससे कि वो कम से कम अप्लाई हो और कम से कम वायरस मैच्योर हो। नेक्स्ट है आपका नेलफेनावीर। तो ये नेलफेनावीर भी सेम फंक्शन करता है और एक और काम करता है कि ये प्रोटेज एंजाइम के एक्शन को भी डिक्रीज करके रखता है। स्क्यूइनावीर भी सेम फंक्शन करता है कि ये वायरस को मैच्योर होने से प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ जो एंजाइम का इफेक्ट है उसके इफेक्ट को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारी एंटीवायरल थेरेपी यूज होती है। ये थेरेपीज हमारी कंबाइन फॉर्म में यूज होती है। फॉर एग्जांपल क्लास ए क्लास बी के साथ कंबाइन हो रहा है, या क्लास बी क्लास सी के साथ कंबाइन हो रहा है, या क्लास सी क्लास ए के साथ में कंबाइन हो रहा है, तब जाके ये थेरेपी यूज होती है। सेपरेट ड्रग यूज नहीं होती है और ये डिसाइड करता है आपकी वायरस की कंडीशन कि आपके अंदर वायरल लोड कितना है, आपकी जो इफेक्ट है साइड इफेक्ट्स वो कितने आ रहे हैं, आपका CD4 काउंट कितना है कितना नहीं है, ये डिपेंड करता है उस पे। ठीक है, तब जाके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। इसी वजह से मैंने आपको डोसेज नहीं बताया है। प्लस आप इस स्लाइड की स्नैपशॉट ले सकते हो। इस स्लाइड में दिखाया हुआ है कि कौन सी मेडिसिन कितने mg की आती है। सारी एंटीवायरल मेडिसिन हम ओरल ही लेते हैं, कोई भी इंजेक्शन फॉर्म में IV IM फॉर्म में नहीं लेते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम स्टार्ट कब करें। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम तभी स्टार्ट करते हैं जब आपका CD काउंट जो है वो 500 से कम होता है। नॉर्मल आपका CD4 काउंट 500 होता है, जिसको हम हेल्दी CD4 काउंट मानते हैं।
तो जब CD4 काउंट 350 से कम हो जाता है, 350 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है, तो हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वायरल लोड बढ़ गया है, इस वजह से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, पेशेंट को सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एजुकेट करना है। पेशेंट को बोलना है कि कॉन्डम्स वगैरह यूज करें, बिकॉज एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजिली ये डिजीज फैल सकती है। दूसरा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को। मान लीजिए पता भी चल गया कि ही इज विद लाइक एच आई वी उसको है, तो आपको क्या करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। बिकॉज एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि पेशेंट जो है उसको डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो अगर वो टाइम से पहले टेंशन लेगा तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसको टाइम से पहले होने लगेंगे और वो टाइम से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपका पर्पस ये है कि आप क्योर तो नहीं कर सकते हो एचआईवी को, लेकिन जितना भी टाइम पेशेंट के पास बचा है एटलीस्ट वो उस चीज को यूटिलाइज करे अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेटिंग द पेशेंट टू अवॉइड द इंजेक्शन एंड क्राउडेड एरिया। ठीक है, तो अगर पेशेंट ड्रग अब्यूज करता था, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग्स लेता था, तो वो पेशेंट को आपको बोलना है कि वो अवॉइड करे। जितना भी वो ड्रग अब्यूज अभी करेगा, इंजेक्शन को इधर उधर फेंक देगा, मान लीजिए किसी को प्रिक हो गई तो दूसरों को भी एचआईवी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेफ डिस्पोजेबल ऑफ द ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड को आपको सेफली डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मली एचआईवी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, अगर कोई भी उसका कंटेंट आपने आपके पास है, जैसे कि कॉटन हो गई या उसका ब्लड कहीं पे कॉटन पे लग गया या उसकी बेडशीट पे लगा हुआ है, तो वो आपको नॉर्मली डिस्पोज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। तो आपको बैलेंस डाइट में आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क वगैरह, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, वाइट मीट दे सकते हो, लेमन दे सकते हो ना, विटामिन सी दे सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप पेशेंट को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बहुत वीक होता चला जा रहा है, ना ही वो कुछ खा पा रहा है, प्लस उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से, एक्सेसिव डिक्रीज होने की वजह से उसको हर तरह का इन्फेक्शन इजिली लग जा रहा है। तो आपको बैलेंस डाइट देनी है जिससे कि इजिली डाइजेस्टेबल हो वो और हाईली बेनिफिशियल हो पेशेंट के लिए। पेशेंट का वेट को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेशेंट का वेट मान लीजिए पर मंथ कैसे कम होगा, पेशेंट 8 केजी कम हो सकता है पर मंथ, 7 केजी, 10 केजी, ऐसे वेट पेशेंट का कम होता है एचआईवी के पेशेंट में। इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को भी। फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करना है कि उनको प्रिवेंट कैसे करना है, अपने आप को कैसे कैसे प्रिकॉशंस यूज करना है जिससे कि ये एचआईवी दूसरों को ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में आपको पेशेंट की फैमिली को बताना है कि आप कभी भी अपने पेशेंट से मिलने के लिए आएंगे तो ग्लव, गाउन, मास्क, कैप, ये सारी चीजें अप्लाई करके आओगे। अदरवाइज वैसे तो एचआईवी टच करने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट के फ्लूइड से हो सकता है। पेशेंट के बॉडी पे जो अल्सर्स हो रखे हुए उसके अंदर से अगर पस निकलेगा तो उससे भी एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो वो जरा भी फ्लूइड अगर आपके बॉडी पे टच हो गया तो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन करना है बिटवीन द नेशनल एड्स प्रोग्राम में, मतलब पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों को ही नेशनल एड्स प्रोग्राम के मेंबर से कनेक्ट होकर रहना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। वो आपको हेल्दी, अनहेल्दी, प्रिकॉशंस, क्यूर्स, हर एक चीज के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके अलावा अपनी तरफ से जो भी आप एजुकेशन दे सकते हो रिगार्डिंग एचआईवी प्रिवेंशन के बेसिस पे, डिजीज के ट्रांसमिशन के बेसिस पे आप जितनी भी एजुकेशन दे सकते हो तो वो आप दे सकते हो उन्हें। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें क्या करना है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि एचआईवी वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर ना हो। तो सबसे पहले जो ब्लड प्रोडक्ट्स या जितनी भी चीजें हैं जो कि एचआईवी से घिरी हुई हैं उन सबको प्रॉपर डिस्पोजल करना है। इसके अलावा स्कैनिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि ब्लड इन्फेक्टेड ना हो, चाहे वो एचआईवी
हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, ब्लड में कोई इन्फेक्शन ना हो तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लविंग, गाउनिंग, मास्किंग, कैपिंग, ये होता है, ये फॉलो करना है चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो या फैमिली मेंबर। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एचआईवी के अलावा कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, क्योंकि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अगर हो जाएंगी तो वो डेथ का कॉज बन सकती हैं। रेफरल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रग के डिपेंडेंस पे। अगर आपके हॉस्पिटल में रेफरल ट्रीटमेंट नहीं, आपके हॉस्पिटल में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप रेफर कर सकते हो एचआईवी पेशेंट को किसी अच्छे हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल में। कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है प्रेग्नेंट वुमेन को। ये ट्रीटमेंट मेनली हम देते हैं, तो ये PMTCT है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, वायरस को कैसे ट्रांसमिट होने से बचाना है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, इस चीज के लिए हमें सेपरेट नॉलेज देनी है अगर मदर प्रेग्नेंट है तो। ठीक है, इसकी वीडियो मैं सेपरेटली अलग बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप मेरे एंड स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे एचआईवी के 3 पार्ट्स हैं, ये थर्ड पार्ट है। दोनों पार्ट आप मेरे देख सकते हो एंड स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करिए और आप नोट्स भी बना सकते हो। तो टिल देन बाय बाय।